हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लीगल आई ऑन एसएससी में। आज हम बीपीएससी एईडीओ, बिहार एसआई और बिहार सीजीएल की सीरीज़ में करंट अफेयर्स जो कि फरवरी मंथ का है, फरवरी 2025 का, उसे कंप्लीट करने जा रहे हैं। करंट अफेयर्स के सेक्शन में हमने जनवरी के करंट अफेयर्स को देखा था, उसकी थ्योरी भी हमने अपलोड कर दी है अपने चैनल पे, और उस जनवरी मंथ से कनेक्टेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको भी हमने अपलोड कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप एक बार प्लीज़ उन दोनों वीडियोस को देख लीजिए। आज हम फेब 2025 के करंट अफेयर्स को करने जा रहे हैं। सो टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम सीधा क्वेश्चंस करंट अफेयर्स की थ्योरी पे आते हैं। पहला पॉइंट है, सिक्किम्स PM Shri Government Senior Secondary School, Namchi, has become the only educational institution in the Northeast to receive a Green School rating. तो पहला पॉइंट ये बताया जा रहा है कि सिक्किम का पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में सिक्किम के एकमात्र PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि नामची में, सिक्किम के नामची में सिचुएटेड है, उसे वो एकमात्र एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसे ग्रीन स्कूल रेटिंग मिला है। ग्रीन स्कूल रेटिंग उन स्कूल्स को मिलता है जो इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस परफॉर्म करते हैं या मेंटेन करते हैं और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस मेंटेन करते हैं, उन्हें ग्रीन स्कूल रेटिंग दिया जाता है। तो सिक्किम का के नामची में एकमात्र जो पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का स्कूल है जिसे ग्रीन स्कूल रेटिंग मिली है वो है PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सिचुएटेड इन नामची, सिक्किम। पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं कि फरवरी 6 ऑन Feb 6 the Tribal Cultural Confluence 2025 was organized at the Kumbh Mela in Prayagraj, attended by more than 15,000 tribals. Its aim is to promote the rich heritage and traditions of India's tribal communities. तो 6 फरवरी को कुंभ मेला जो कि प्रयागराज में इनॉग्रेट किया गया था इस बार प्रयागराज में, और वो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक इनॉग्रेट किया गया था प्रयागराज में महाकुंभ। उस महाकुंभ के ही अवसर पे ट्राइबल कल्चरल कॉन्फ्लुएंस 2025 भी ऑर्गेनाइज कराया गया था प्रयागराज में ही, कुंभ मेला के अंदर ही, और इसे 15,000 से ज़्यादा ट्राइबल्स ने अटेंड किया था। इस ट्राइबल कल्चरल कॉन्फ्लुएंस को 15,000 से ज़्यादा ट्राइबल्स ने अटेंड किया था, और इस कॉन्फ्लुएंस के कराने का यही मकसद था कि जो रिच हेरिटेज और ट्रेडिशन है ट्राइबल कम्युनिटीज़ की जो हमारे देश में है, इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटीज़ जितनी भी, उनके रिच हेरिटेज और ट्रेडिशन को प्रमोट करना इस ट्राइबल कॉन्फ्लुएंस का एकमात्र मकसद था। और ये ट्राइबल कल्चरल कॉन्फ्लुएंस जो है कुंभ मेला प्रयागराज में ऑर्गेनाइज कराया गया था 6 फरवरी को। कुंभ मेला आपको पता है 13 जनवरी से 26 जनवरी के बीच प्रयागराज में 2025 में ऑर्गेनाइज कराया गया जो कि महाकुंभ था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो ये है कि ऑन Feb 11 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड इंडिया एनर्जी वीक 2025 इन न्यू दिल्ली। तो 11 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है क्या, इंडिया एनर्जी वीक। तो इस बार का इंडिया एनर्जी वीक 2025 11 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑर्गेनाइज किया है नई दिल्ली में। और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, यशोभूमि के में। और ये इंडिया एनर्जी वीक का तीसरा एडिशन इस बार मनाया गया है। तो इंडिया एनर्जी वीक फरवरी 11 को PM ने ऑर्गेनाइज किया है, वो भी वर्चुअली, और ये नई दिल्ली के यशोभूमि में किया है। So moving to the next point, the Tripura government launched the Skill Uday Tongai training program at Tripura Institute of Technology to train 80,000 students. 80,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए त्रिपुरा की सरकार ने एक स्किल उदय टोंगाई नाम के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है जो कि त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में लॉन्च किया गया है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम त्रिपुरा सरकार ने त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इस स्किल उदय टोंगाई नाम के ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, जिसके तहत 80,000 से ज़्यादा
स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी हैज लॉन्च्ड अ न्यू प्लेटफॉर्म मित्र to help investors to find information about their lost investment और inactive mutual funds। तो सेबी ने जो है वो एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है मित्र, MITRA। इसके तहत जो इन्वेस्टर्स हैं उनके जो इन्फॉर्मेशन जो नहीं मिल रहे हैं, लॉस्ट हो गए हैं, या फिर उनके जो इनएक्टिव म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी जानकारी जो है इस प्लेटफॉर्म मित्रा पे मिल जाएगी। तो ये प्लेटफॉर्म सेबी ने लॉन्च किया है। किसने? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आगे बढ़ने से पहले आप हमें ये बताइए कि सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि सेबी का फॉर्मेशन कब हुआ था। सेबी 12 अप्रैल 1988 को 1988 में सेबी का फॉर्मेशन हुआ था। कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इस पॉइंट को हम अच्छे से याद रखेंगे। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ न्यू प्लेटफॉर्म कॉल्ड मित्रा और मित्र टू हेल्प इन्वेस्टर्स find information about their lost investment or inactive mutual funds। नेक्स्ट पॉइंट है, द उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली विल बिकम द फर्स्ट इन इंडिया इक्विप्ड विथ ट्रांसलेटर फैसिलिटीज। उत्तर प्रदेश विधानसभा भारत में पहली विधानसभा बन गई है जहां पे ट्रांसलेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई गई है। सो उत्तर प्रदेश विधानसभा में अब ट्रांसलेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई गई है। ट्रांसलेटर फैसिलिटीज में ये होगा कि विधानसभा में कोई भी सदस्य विधानसभा का अगर अपनी मातृभाषा में बोलना चाहता है तो वो उसमें बोल सकता है, उसको फिर हम हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सभी तक उनकी बात को पहुंचाया जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा देश में पहली विधानसभा बन गई है जिसने ट्रांसलेटर फैसिलिटी को अब उत्तर प्रदेश विधानसभा में लागू कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू लॉन्च्ड द इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस दैट इज EPL फॉर इंडियन पायलट्स, मेकिंग इंडिया द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू डू सो। तो हमारे जो यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है राम मोहन नायडू, उन्होंने EPL यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस लॉन्च कर दिया है इंडियन पायलट्स के लिए, और ऐसा करने वाला भारत दुनिया में दूसरा देश बन गया है। पहला देश जिसने अपने पायलट्स के लिए EPL यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस लॉन्च किया है उसका नाम है चाइना, और भारत जो है इस मामले में दूसरा देश बन गया है जिसने अपने पायलट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस लॉन्च किया है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, the Madhya Pradesh government approved the drone promotion and use policy 2025 to attract the investment in the drone sector। तो मध्य प्रदेश की सरकार जो है उसने एक नई पॉलिसी बनाई है जिसका नाम है ड्रोन प्रमोशन एंड यूज पॉलिसी 2025, और इस पॉलिसी के तहत जो है उसे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है मध्य प्रदेश के अंदर। किस सेक्टर में? ड्रोन सेक्टर में। तो ड्रोन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जो है एक ड्रोन प्रमोशन एंड यूज पॉलिसी बनाई है। नेक्स्ट पॉइंट, द पूसा एग्रीकल्चरल साइंस फेयर 2025 ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। तो एक पूसा एग्रीकल्चरल साइंस फेयर यानी कि पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 जो है वो नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया है। किसने ऑर्गेनाइज कराया है? हमारे यूनियन मिनिस्टर एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के, जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने ये पूसा एग्रीकल्चरल साइंस फेयर ऑर्गेनाइज कराया है। कहाँ पे, कौन से प्लेस पे? वेन्यू याद रखना है, न्यू दिल्ली में कराया है। और इस बार के पूसा एग्रीकल्चरल साइंस फेयर का थीम क्या रखा गया था? एडवांस्ड एग्रीकल्चर डेवलप्ड इंडिया। इस बार के पूसा एग्रीकल्चरल साइंस फेयर का थीम था एडवांस्ड एग्रीकल्चर डेवलप्ड इंडिया। और इसके तहत, इस फेयर के तहत IARI जो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो अपनी एडवांस्ड वैरायटी और टेक्नोलॉजी जो उसने डेवलप की है वो दिखा रहा है दुनिया को। सो IARI जो है वो अपनी एडवांस्ड वैरायटीज़ और टेक्नोलॉजीज़ इस फेयर के ज़रिए लोगों को दिखाएगा, और इस फेयर का थीम था एडवांस्ड एग्रीकल्चर डेवलप्ड इंडिया।
इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और पूसा एग्रीकल्चरल साइंस फेयर जो है वो कौन सी वेन्यू पे कराया गया है, तो न्यू दिल्ली में कराया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑन Feb 14, 2025 द आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल वुमेन्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड इन बेंगलुरु। आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया गया है, बेंगलोर में ऑर्गेनाइज कराया गया है। किस दिन, 14 फरवरी 2025 को ऑर्गेनाइज कराया गया है। और इसे किसने एड्रेस किया है, हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने। आगे बढ़ने से पहले आप हमें ये बताइए कि हमारी जो करंट प्रेसिडेंट हैं यानी कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो कौन से नंबर की प्रेसिडेंट हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, the government of India announced the release of 100 commemorative coin on the 100th birth anniversary of famous singer मोहम्मद रफ़ी। तो आपको पता ही है मोहम्मद रफ़ी बहुत फेमस सिंगर थे। उनके 100वीं जन्म जयंती पर भारत सरकार ने 100 रुपए का कोमेमोरेटिव कॉइन जो है वो रिलीज किया है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश्ड इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट एट ओखला विहार मेट्रो स्टेशन इन न्यू दिल्ली। डीएमआरसी ने, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट, इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट जो है वो ओखला विहार मेट्रो स्टेशन में इस्टेब्लिश कर दिया है। ओखला विहार मेट्रो स्टेशन में इस्टेब्लिश किया है नई दिल्ली के अंदर, इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे, फ्रॉम फरवरी 21 to 25, IIT Madras organized Asia's first Hyperloop competition in Chennai involving 10 Hyperloop teams. The event aimed to promote innovation and implementation of Hyperloop technology. तो 21 से 25 फरवरी के बीच IIT मद्रास ने एशिया का पहला हाइपरलूप कंपटीशन चेन्नई के अंदर ऑर्गेनाइज करवाया है। IIT मद्रास ने किसने करवाया है, इसे ऑर्गेनाइज IIT मद्रास ने ऑर्गेनाइज कराया है। और कहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया है, एशिया का पहला हाइपरलूप कंपटीशन तो चेन्नई के अंदर ऑर्गेनाइज करवाया है। और इसमें 10 टीमों ने हिस्सा लिया है इस हाइपरलूप कंपटीशन में। और इस हाइपरलूप कंपटीशन को कराने का एकमात्र एम यही है कि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंटेशन और इनोवेशन को प्रमोट किया जाए। इस इवेंट के थ्रू हाइपरलूप टेक्नोलॉजी और हाइपरलूप में इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए ये इवेंट कराया गया है। और इसको IIT मद्रास ने ऑर्गेनाइज कराया है और ये तमिलनाडु के कैपिटल चेन्नई में कराया गया है। ये एशिया का पहला हाइपरलूप कंपटीशन है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। छत्तीसगढ़ माउंटेनियर निशा यादव होस्टेड इंडियन फ्लैग ऑन अफ्रीकाज हाईएस्ट पीक माउंट किलिमंजारो। तो हमें पता है अफ्रीका की हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट किलिमंजारो। वहाँ पे छत्तीसगढ़ के हमारे एक माउंटेनियर रहे हैं, उनका नाम है निशा यादव। उन्होंने भारतीय तिरंगा अफ्रीका के हाईएस्ट पीक यानी माउंट किलिमंजारो में फहराया है। आपको पता होना चाहिए माउंट किलिमंजारो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के तंजानिया नाम के देश में है, तंजानिया नाम के देश में है। आगे बढ़ने से पहले आप हमें ये बताइए, अभी हमने पिछले वीडियो में ही जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स में ये पढ़ा है कि हरियाणा के एक माउंटेनियर ने ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट पीक पे झंडा फहराया है। उस माउंटेनियर का नाम क्या है, और ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट पीक का भी नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च ऑर्गेनाइज्ड द नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर इन बेंगलुरु फ्रॉम Feb 27 to March 1, themed horticulture for developed India. सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु कर्नाटका में है। बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च का। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च ने नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर ऑर्गेनाइज करवाया है 27 फरवरी से 1 मार्च के बीच। कहाँ पे, बेंगलुरु में ही ऑर्गेनाइज करवाया है। और इस फेयर की थीम थी हॉर्टिकल्चर फॉर डेवलप्ड इंडिया। सो इस नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर की थीम क्या थी, हॉर्टिकल्चर फॉर डेवलप्ड इंडिया। इस इवेंट के थ्रू हॉर्टिकल्चर का देश के डेवलपमेंट में क्या इंपॉर्टेंस है वो बताया गया है। तो इस बात को ध्यान रखना है। नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज कराया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया है और इसकी थीम थी हॉर्टिकल्चर फॉर डेवलप्ड इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव confirmed that
द नेशन वाइड रोल आउट ऑफ कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन ATP सिस्टम, इंडियाज रेल सेफ्टी इज सेट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसा कि आपको पता है कि ट्रेन में एक कवच नाम के ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम होता है, और उसके थ्रू जो है हमारे जो एक्सीडेंट्स होते हैं, ट्रेन के हेड ऑन कोलिजन और अदर टाइप के जो एक्सीडेंट्स होते हैं, उनसे बचाव में बहुत मदद मिलती है। तो ये कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम जो है, हमारे यूनियन रेल मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम पूरे देश की ट्रेनों में रोल आउट कर दिया है और वो लगा दिया जाए है। सो इस बात को भी याद रखेंगे कि कवच क्या है। कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है और उसे हमारे देश की सारी रेलवे ट्रेन में लगा दिया जाएगा, ताकि वो रेलवे की सेफ्टी जो है उसको ध्यान में रख के इसको लगाया जा रहा है। तो इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मेटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और IIT इंदौर ने मिलके एक नया एग्री हब नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये प्लेटफॉर्म AI ड्रिवन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे बेस्ड है, और ये जो है इंडियन एग्रीकल्चर को पूरी तरीके से रिवॉल्यूशनाइज करने पे काम कर रहा है। तो इसे ये प्लेटफॉर्म को किन दो ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर लॉन्च किया है? एक है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दूसरा है IIT इंदौर। इन दोनों ने मिलकर इस एग्री हब नाम के AI ड्रिवन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जिसके तहत भारतीय कृषि को हम रिवॉल्यूशनाइज करेंगे। और इसका एम जो है, और इसमें जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, इसके तहत जो है इस एग्री हब के तहत हम ड्रॉट, फ्लड और लो प्रोडक्टिविटी जो होती है अनाज की, उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के थ्रू ऐसे चैलेंजेस को टैकल करेंगे। सो AI के थ्रू हम लो प्रोडक्टिविटी, फ्लड्स और ड्रॉट जैसे सिचुएशन को इस एग्री हब नाम के AI ड्रिवन प्लेटफॉर्म से टैकल करेंगे। और इस एग्री हब को किन दो ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और IIT इंदौर ने। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। महाराष्ट्र इज एस्टैब्लिशिंग इंडियाज फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी टू प्रोमोट द AI एजुकेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन। तो महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है जहां पे AI, भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी जो है वो बनने जा रही है। और ये इस AI यूनिवर्सिटी के तहत जो है वो एजुकेशन, रिसर्च और इनोवेशन तीनों को प्रमोट किया जाएगा। AI से रिलेटेड एजुकेशन, रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट किया जाएगा इस AI यूनिवर्सिटी के इस्टेब्लिश होने के बाद। तो और ये AI यूनिवर्सिटी कौन से स्टेट में इस्टेब्लिश हो रही है? तो महाराष्ट्र स्टेट में इस्टेब्लिश हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ऑन 4 फरवरी 2025 यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान लॉन्च्ड द वाटरशेड यात्रा कैंपेन टू प्रमोट वाटरशेड डेवलपमेंट अंडर द प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर इरिगेशन स्कीम। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है उसके तहत एक वाटरशेड यात्रा निकाली गई है हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के, जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। उनके द्वारा ये यात्रा निकाली गई है जिसका नाम रखा गया है वाटरशेड यात्रा। और ये वाटरशेड यात्रा जो है वो वाटरशेड डेवलपमेंट को प्रमोट करेगी। और ये वाटरशेड डेवलपमेंट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत आता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कौन से ईयर में स्टार्ट की गई थी? इसे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। ऑन Feb 2, 2025 इन जोहानिसबर्ग जो कि साउथ अफ्रीका का एक कैपिटल है। आपको पता होगा साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल और लेजिस्लेटिव। उनमें से एक कैपिटल है जोहानिसबर्ग। तो साउथ अफ्रीका के कैपिटल जोहानिसबर्ग में विश्व का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल डेडिकेट किया गया है, जो श्री स्वामीनारायण जी को डेडिकेटेड है। और आपको जैसा कि पता ही है, साउथ अफ्रीका एक देश है अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में जो कि सदर्न हेमिस्फेयर में आता है। तो पूरे सदर्न हेमिस्फेयर का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल जो श्री स्वामीनारायण जी को डेडिकेटेड है, वो साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में 2 फरवरी 2025 को इनॉग्रेट किया गया है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 फरवरी 2025 को
जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका के कैपिटल में विश्व का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल, सदर्न हेमिस्फेयर का हिंदू टेम्पल, वो बन रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष लॉन्च्ड द कैंपेन शतावरी फॉर बेटर हेल्थ टू रेज अवेयरनेस अबाउट द मेडिसिनल बेनिफिट्स ऑफ शतावरी। सो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है उसने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है शतावरी फॉर बेटर हेल्थ। शतावरी का के अवेयर मतलब इस कैंपेन के थ्रू शतावरी के जो मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं उसको उससे लोगों को अवेयर कराया जाएगा। तो इस कैंपेन का जो नाम है वो है शतावरी फॉर बेटर हेल्थ, और ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के यूनियन मिनिस्टर का नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। जैसा कि आपको पता ही होगा, आयुष में ए फॉर आयुर्वेदा होता है, वाई फॉर योगा है, यू फॉर यूनानी है, एस फॉर सिद्धा है, और एच फॉर होम्योपैथी है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इंडिया इज वर्किंग टू स्ट्रेंथन इट्स लॉजिस्टिक सेक्टर थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक पीएम गति शक्ति एंड द नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, aiming to be ranked among the top 25 in the World Bank's Logistic Performance Index by 2030. So, World Bank एक इंडेक्स रिलीज करता है जिसका नाम है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो भारत ने अभी तय कर लिया है, भारत ने एक टारगेट फिक्स किया है कि 2030 तक जो वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आने वाली है उसमें भारत को टॉप 25 में भारत को स्थान दिलाना है, और जिसके तहत भारत ने अपने लॉजिस्टिक सेक्टर को और मजबूती देने के लिए जो भारत ने दो इनिशिएटिव्स बनाए हैं। एक पीएम गति शक्ति, आपको पता ही होगा पीएम गति शक्ति 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया था। इस इनिशिएटिव को ये 2021 में आई थी। और दूसरी है हमारी इनिशिएटिव नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, जो कि सितंबर 2022 में लॉन्च की गई थी। तो इन दोनों इनिशिएटिव्स के तहत भारत सरकार अपने लॉजिस्टिक सेक्टर को स्ट्रेंथन कर रही है, ताकि 2030 में जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक रिलीज करने वाला है उसमें भारत को पहले 25 देशों की सूची में लाके खड़ा किया जाए। सो इस पॉइंट को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इससे कुछ फैक्ट्स भी आपको याद रखना होगा कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन रिलीज करता है? तो वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज करता है। इस बात को ध्यान रखना है। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि अभी के इस साल 2025 के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। यूनिसेफ इंट्रोड्यूस्ड अ नेशनल रोड मैप फॉर चाइल्ड रोड सेफ्टी टू रिड्यूस डेथ अमंग चिल्ड्रन कॉज्ड बाय एक्सीडेंट। तो यूनिसेफ ने एक राष्ट्रीय रोड मैप बना दिया है चाइल्ड रोड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, जिसके तहत जो बच्चे हैं जिनका रोड एक्सीडेंट्स में जिनकी जान चली जाती है उसके नंबर को रिड्यूस करना है। तो नंबर ऑफ डेथ्स को रिड्यूस करने के लिए यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यानी कि यूनिसेफ ने एक नेशनल रोड मैप बनाया है। और इस प्लान के तहत जो है स्पीड रेगुलेशन कैसे करना है या बहुत सारे एजुकेशनल इनिशिएटिव्स भी लेने होंगे और रोड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, जिसके तहत जो है हम सेफर रोड्स बना सके चिल्ड्रन के लिए अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में। सो ये इनिशिएटिव किसने शुरू की है? ये इनिशिएटिव यूनिसेफ ने शुरू की है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अनाउंस्ड द एडिशन ऑफ 6 more languages to parliamentary translation services। सो हमारे जो लोकसभा के स्पीकर हैं, अभी कौन सी लोकसभा चल रही है आपको पता होना चाहिए। अभी 18वीं लोकसभा चल रही है, और 18वीं लोकसभा के हमारे जो स्पीकर हैं जिनका नाम है ओम बिरला ने अभी 6 नए लैंग्वेजेस को पार्लियामेंट्री ट्रांसलेशन सर्विस में ऐड कर दिया है। कौन कौन से 6 लैंग्वेज हैं इस बात को ध्यान रखना है। बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू। बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू, ये 6 नए लैंग्वेजेस जो हैं हमारे पार्लियामेंट्री ट्रांसलेशन सर्विसेज में ऐड किए गए हैं। और ये क्यों ऐड किया गया है? हमारा मेन एम है कि हमारे जो 22 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उनको
हम अपनी ट्रांसलेटरी पार्लियामेंट्री ट्रांसलेशन सर्विसेज में ऐड करें, ताकि जो कि हमारे 8th शेड्यूल में है, आपको पता ही होगा हमारे 8th शेड्यूल में ये क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं जिनको हमें ऐड करना है। हमारा ग्रेटर जो ब्रॉडर गोल है वो यही है कि हम अपने डिबेट को, जो हमारे लिए पार्लियामेंट्री डिबेट होते हैं, वो सबके लिए इंक्लूसिव हो और सब तक पहुंचाया जा सके, उसकी एक्सेसिबिलिटी सब तक हो। उसको ध्यान में रखते हुए अभी नए 6 लैंग्वेजेस को ओम बिरला जी ने पार्लियामेंट्री ट्रांसलेशन सर्विसेज में ऐड किया है। और वो कौन कौन से 6 लैंग्वेज हैं? बोडो है, डोगरी है, मैथिली है, मणिपुरी है, संस्कृत है और उर्दू है। लेकिन अभी रिसेंटली जो डिबेट्स हुई हैं उसमें आपको पता ही होगा कि बहुत गर्मा गर्म बहस हुई है संस्कृत को लेकर, संस्कृत के इंक्लूजन और उसको लिस्ट में लाने को लेकर। इस बात पे डिबेट भी हुई है कि संस्कृत कितना कम्युनिकेबल है और कितने लोगों को समझ में आती है। इस बात को लेकर बहुत डिबेट हुई है। खैर वो दूसरी बात है, लेकिन हमें याद रखना है कि 6 नए लैंग्वेजेस जो पार्लियामेंट्री ट्रांसलेशन सर्विसेज में ऐड किए गए हैं वो है बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू। अगले पॉइंट पे जाने से पहले आप हमें ये बताइए कि लोकसभा स्पीकर के लिए कौन सा आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है? लोकसभा स्पीकर के लिए कौन सा आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, द काशी तमिल संगमम 3.0। काशी तमिल संगमम 3.0 जो कि 15 फरवरी से लेके 24 फरवरी के बीच में वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ऑर्गेनाइज कराया गया है। ये इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि तमिलनाडु और काशी के बीच जो गठजोड़ है, जो टाइज हैं, उसको और स्ट्रेंथन करना है। और ये काशी तमिल संगमम का तीसरा एडिशन था। पहला एडिशन जो है वो 2023 में पहली बार काशी तमिल संगमम शुरू किया गया था, ये तीसरा एडिशन था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ऑन Feb 16, 2025, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द आदि महोत्सव एट मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, सेलिब्रेटिंग इंडियाज ट्राइबल हेरिटेज एंड कल्चर। 16 फरवरी 2025 को हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने आदि महोत्सव लॉन्च कर दिया है। कहाँ से लॉन्च किया गया है? ये मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में है, वहीं से लॉन्च किया गया आदि महोत्सव। और ये हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस आदि महोत्सव को लॉन्च करने का उद्देश्य जो था वो ये था, भारत जो है अपने ट्राइबल हेरिटेज और कल्चर को सेलिब्रेट कर रहा था, उसी के अवसर पे इस आदि महोत्सव को लॉन्च किया गया। इसे किसने लॉन्च किया? तो इसे हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज इवेंट परीक्षा पे चर्चा 2025 फीचर्ड प्लेयर्स MC मैरी कॉम, अवनी लेखरा एंड सुहास यथिराज। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बच्चों के लिए परीक्षा पे चर्चा नाम के एक इवेंट चलाते हैं, और ये इवेंट हर साल चलाया जाता है। तो इस परीक्षा पे चर्चा जो कि 2025 में ये जो इवेंट हुआ है परीक्षा पे चर्चा, इसमें कुछ हमारे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज को भी ऐड किया गया है, कुछ प्लेयर्स को भी ऐड किया गया है। कौन कौन से प्लेयर इस साल के परीक्षा पे चर्चा 2025 के इवेंट पे फीचर किए गए हैं वो हैं, सबसे पहली हमारी MC मैरी कॉम है, दूसरे नंबर पे हैं अवनी लेखरा और तीसरे नंबर पे हैं सुहास यथिराज। MC मैरी कॉम, अवनी लेखरा और सुहास यथिराज। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ड्यूरिंग द विजिट ऑफ कतर्स आमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी टू इंडिया, तो to India, both countries set a goal to double bilateral ties from $14 billion to $28 billion over next 5 years। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कतर के आमिर भारत आए थे, जिनका नाम है शेख तमीम बिन हमद अल थानी। इनके भारत आने का उद्देश्य ये था कि भारत और कतर दोनों के बायलैटरल टाइज को अगले 5 साल में जो द्विपक्षीय व्यापार है उसको, जो कि $14 बिलियन का अभी करंट है, उसे अगले 5 साल में डबल करना है, यानी $28 बिलियन बढ़ा के कर देना है अगले 5 साल में। तो इसके तहत कतर के आमिर जो हैं, जिनका नाम है शेख तमीम बिन हमद अल थानी, उनका भारत का दौरा हुआ था। आप नेक्स्ट पॉइंट पे आने से पहले आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कतर की राजधानी क्या है, कतर का कैपिटल क्या है और कतर की करेंसी क्या है।
ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, इंडियाज फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम inaugurated at the मौसम भवन नई दिल्ली marking the 150 years of इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD। तो भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम जो है मौसम भवन नई दिल्ली में ओपन कर दिया गया है। ये किस अवसर पे इसे बनाया गया है ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम को? ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पे भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम बनाया गया है। वो मौसम भवन नई दिल्ली में बनाया गया है। इस बात को ध्यान रखना है कि इंडिया का पहला एयर आर्ट वॉल म्यूजियम जो है मौसम भवन नई दिल्ली में है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ऑन Feb 18, 2025 यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव इनॉग्रेटेड द वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज 2025 कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय रिसाइकलिंग एंड एनवायरमेंटल इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि 18 फरवरी 2025 को हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, जिनका नाम है भूपेंद्र यादव, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट किया है जिस कॉन्फ्रेंस का नाम है वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज 2025। वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया है हमारे यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने, और इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करवाया है रिसाइकलिंग एंड एनवायरमेंटल इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया। रिसाइकलिंग एंड एनवायरमेंटल इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में REIAI कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। आप जैसा कि जानते हैं हमारे देश में भारत लगभग 62 मिलियन टन वेस्ट जनरेट करता है एक साल में। तो ये कॉन्फ्रेंस के तहत जो है जितने भी हैजार्डस बायोमेडिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं उनकी रीसाइक्लिंग कैसे हो और उनके बेटर डिस्पोजल को लेके ये कॉन्फ्रेंस कराया गया था। और ये कॉन्फ्रेंस जो है जिसका नाम है वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, इसे ऑर्गेनाइज करवाया है रिसाइकलिंग एंड एनवायरमेंटल इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, और ये 18 फरवरी को इसे ऑर्गेनाइज कराया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, India's first zoo-based biobank was established at Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park in Darjeeling, West Bengal. Operational since July 2024, this facility preserves genetic material of endangered species. तो इस पॉइंट में ये है कि भारत का पहला जू बेस्ड बायो बैंक दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल के जू में, जिसका नाम है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में, ओपन किया गया है भारत का पहला जू बेस्ड बायो बैंक। इस बायो बैंक के तहत जो है जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनके जेनेटिक मटेरियल को हम प्रिजर्व करके रख सकेंगे। और ये जू बैंक जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का। वहाँ पे जो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है उसके अंदर इसको बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एज अ हिस्टोरिक अचीवमेंट द देश का प्रकृति परीक्षण अभियान set 5 Guinness World Records showcasing India's commitment to overall health care and Ayurveda। तो अभी हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 5 नए रिकॉर्ड्स बना लिए हैं। कौन से अभियान ने इस 5 नए रिकॉर्ड को बनाया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में? ये है, इस अभियान का नाम है देश का प्रकृति परीक्षण अभियान। देश का प्रकृति परीक्षण अभियान। और इस अभियान के तहत हमने ये दिखाया है कि हम अपने ओवरऑल हेल्थ केयर और आयुर्वेदा के लिए कितना कमिटेड हैं। और इसी के तहत गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस अभियान को 5 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इस अभियान ने 5 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को बनाया है। तो इस बात को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च्ड आधार गवर्नेंस पोर्टल टू एनहांस आधार ऑथेंटिकेशन फॉर सीमलेस एक्सेस टू पब्लिक एंड प्राइवेट सर्विसेज। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, जिनके यूनियन मिनिस्टर आप जानते हैं अश्विनी वैष्णव जी हैं। अश्विनी वैष्णव जी यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। सो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक आधार गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है। इस आधार गवर्नेंस पोर्टल के तहत जो है
जितनी भी पब्लिक और प्राइवेट सर्विसेज हैं उनको आसानी से अवेल किया जा सके, उनका सीमलेस एक्सेस मिल सके लोगों को, उसके लिए आधार ऑथेंटिकेशन का काम करेगी ये आधार गवर्नेंस पोर्टल। और इसे किसने लॉन्च किया है, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, जिसके यूनियन मिनिस्टर हैं श्री अश्विनी वैष्णव। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिब्रूगढ़ चूजन एज द सेकंड कैपिटल ऑफ असम। तो डिब्रूगढ़ को जो है दूसरी राजधानी बना दी गई है असम की। आपको पता होगा असम की पहली राजधानी क्या है? असम की पहली राजधानी दिसपुर है और दूसरी राजधानी अब डिब्रूगढ़ को बना दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे was observed on Feb 2, 2025. In India, it was celebrated at पार्वती अर्गा रामसर साइट गोंडा उत्तर प्रदेश। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको, जैसा कि पता ही है वर्ल्ड वेटलैंड डे हम हर साल 2 फरवरी को मनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे। और वर्ल्ड वेटलैंड डे इस बार जो मनाया गया है ये हमारा रामसर साइट है उत्तर प्रदेश का गोंडा जिले में, जिसका नाम है पार्वती अर्गा रामसर साइट। इस प्लेस पर इस बार वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया गया 2 फरवरी 2025 को। और इस बार के वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम क्या थी? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। इस बात को याद रखना है। वर्ल्ड वेटलैंड डे जो कि 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, इस बार 2025 की थीम थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। Moving to the next point, Bihar will have its first goat semen station in Gaya. So बिहार में पहला जो है गोट सीमेंट स्टेशन कौन से जिले में बन रहा है? गया जिले में बिहार का पहला गोट सीमेंट स्टेशन बन रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूजीलैंड्स माउंट तारानाकी was granted legal personhood. The indigenous Maori community considers the mountain as their ancestor. तो जैसा कि आप इस पॉइंट में देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड का एक माउंटेन है जिसका नाम है माउंट टारानाकी, उसको लीगल पर्सनहुड ग्रांट कर दिया गया है। माउंट टारानाकी को लीगल पर्सनहुड यानी कि एक व्यक्ति के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है कि माउंट टारानाकी जो है एक व्यक्ति है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि न्यूजीलैंड की एक इंडिजिनस कम्युनिटी है जिसका नाम है माओरी। एक माओरी कम्युनिटी है न्यूजीलैंड की इंडिजिनस कम्युनिटी, और वो इस पर्वत को माउंट टारानाकी को अपने पूर्वज के रूप में देखती है, और इसी के लिए माउंट टारानाकी को न्यूजीलैंड ने लीगल पर्सनहुड ग्रांट कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट एस्टैब्लिशिंग द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट एस्टैब्लिश हो गया है। और ये कब से लागू हो गया है? ये जनवरी 23, 2025 से लागू हो गया है। आगे बढ़ने से पहले आप हमें ये बताइए कि IBCA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और इस IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में कितने देश शामिल हैं? कितने देश इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल हैं, और इस IBCA का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यूनियन मिनिस्टर जयंत चौधरी launched the स्वावलंबिनी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। जैसा कि आपको पता है यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे जयंत चौधरी, इनके पास मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो जयंत चौधरी जी ने एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जो कि पूर्वोत्तर भारत के लिए है, जिसका नाम है स्वावलंबिनी, इसे लॉन्च कर दिया है। और ये प्रोग्राम स्वावलंबिनी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ कोलैबोरेशन, नीति आयोग के साथ कोलैबोरेशन करके इस इनिशिएटिव को, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है पूर्वोत्तर भारत में। इस प्रोग्राम के तहत, इस स्वावलंबिनी प्रोग्राम के तहत जो है वहाँ की जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, उन्हें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए एम्पावर किया जाएगा ताकि वो उच्च शिक्षा ले सकें और उनको एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट उनका डेवलप हो सके, और उसके लिए उनको रिसोर्सेज और गाइडेंस सरकार प्रोवाइड कराएगी। कौन सी 2 मिनिस्ट्री इस स्वावलंबिनी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में इन्वॉल्व हैं? तो आपको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और दूसरा है नीति आयोग। इन दोनों के कोलैबोरेशन से ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस प्रोग्राम का नाम है स्वावलंबिनी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अंडर मिशन पोषण 2.0, मिशन पोषण 2.0 आंगनवाड़ी वर्कर्स हैव बीन प्रोवाइडेड स्मार्टफोन्स फॉर इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड सर्विस डिलीवरी। मिशन पोषण 2.0 के तहत
जितनी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको जो है स्मार्टफोन प्रोवाइड कराया जा रहा है, ताकि इस पोषण की अच्छे से मॉनिटरिंग हो सके, एक इफेक्टिव मॉनिटरिंग हो सके और सर्विस डिलीवरी परफेक्टली हो सके, एफिशिएंटली हो सके। इसके तहत उनको स्मार्टफोन प्रोवाइड कराया जा रहा है आंगनवाड़ी वर्कर्स को। आगे बढ़ने से पहले आप हमें ये बताइए, मिशन पोषण सबसे पहले कहाँ लॉन्च किया गया था और किस ईयर में लॉन्च किया गया था? इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। मिशन पोषण 2018 में सबसे पहले लॉन्च किया गया था और ये राजस्थान के झुंझुनू जिले से मोदी जी ने इसे लॉन्च किया था। मिशन पोषण को राजस्थान के झुंझुनू जिले से मोदी जी ने 2018 में लॉन्च किया था और मिशन पोषण 2.0 को 2021 में लॉन्च किया गया है। Moving to the next point, a separate civil vigilance commissioners directorate formed in Bihar to take action against corrupt public servants। तो जैसा कि आपको पता है कि बिहार में एक सेपरेट सिविल विजिलेंस कमिश्नर्स डायरेक्टोरेट खोल दिया गया है, ताकि जो करप्ट पब्लिक सर्वेंट्स हैं उन पे कार्रवाई की जा सके। तो आपको आगे बढ़ने से पहले हमें ये बताना चाहिए कि CVC यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये किस ईयर में फॉर्म किया गया था। CVC जैसा कि आप जानते हैं, CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये सबसे पहले 1964 में बना था। ये ईयर आपको याद रखना है कि CVC कौन से ईयर में बना है, 1964 में। और इससे रिलेटेड जो करंट है वो ये कि बिहार में पहला एक सेपरेट सिविल विजिलेंस कमिश्नर्स डायरेक्टोरेट ओपन किया जा रहा है, ताकि जो करप्ट सिविल सर्वेंट्स या पब्लिक सर्वेंट्स हैं उन पे एक्शन लिया जा सके। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कर्नाटका डिक्लेयर्ड एज नक्सल फ्री स्टेट। भारत का नक्सल फ्री स्टेट घोषित हो गया है कर्नाटका। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। कर्नाटका नक्सल फ्री स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया है। आफ्टर इंदौर, भोपाल also imposed complete ban on begging in public places under section 133 of इंडियन सिटीजन सिक्योरिटी कोड यानी BNSS, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, जो कि 2030 में आई थी, उसके एक सेक्शन 163 के तहत जो है सबसे पहले इंदौर ने पब्लिक प्लेस पे भीख मांगने को, बेगिंग को पूरी तरीके से प्रोहिबिट, कंप्लीट बैन लगा दिया था। और दूसरा जो सिटी बन गई है वो हो गई है अब भोपाल। पहली सिटी थी इंदौर जिसने कंप्लीट बैन लगाया था बेगिंग पे, और दूसरी सिटी बन गई है भोपाल जिसने कंप्लीट बैन लगा दिया है पब्लिक प्लेसेस पे बेगिंग करने से। तो इस बात को ध्यान रखना है। और ये पब्लिक प्लेस पे बेगिंग को कंप्लीट बैन जो है, ऐसा प्रोविजन कहाँ पे है? ये प्रोविजन है हमारे भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में, BNSS में, सेक्शन 163 के अंदर। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। IIT मद्रास रिलीज्ड इंडियाज फर्स्ट कैंसर जीनोम एटलस। IIT मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस जो है वो रिलीज किया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी को चेयर्ड द थर्ड AI एक्शन समिट हेल्ड इन पेरिस, फ्रांस। तो इस बात को ध्यान रखना है कि फरवरी के महीने में मोदी जी फ्रांस की यात्रा पे गए थे और वहां पे उन्होंने तीसरा AI एक्शन समिट जो है उसको को चेयर किया है। किसके साथ? फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो के साथ थर्ड AI एक्शन समिट को को चेयर किया है मोदी जी ने। और इस ओकेजन पे जो है भारत ने AI पॉलिसी राउंड टेबल, दूसरा AI पॉलिसी राउंड टेबल भी ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें भी भारत और फ्रांस ने पार्ट लिया है। जो दूसरा इंडिया फ्रांस AI पॉलिसी राउंड टेबल ऑर्गेनाइज कराया गया उसमें भी मोदी जी ने पार्ट लिया है। एक पॉइंट इससे रिलेटेड और है कि इंडिया जो है ये नेक्स्ट ईयर अब AI समिट कराने वाला है। जो नेक्स्ट AI समिट होने वाली है वो भारत कराने वाला है, यानी चौथी AI समिट जो है वो इंडिया कराने वाला है। पहली AI समिट जैसा कि आपको पता है यूके में 2023 में कराई गई है। दूसरी AI समिट जो है वो साउथ कोरिया में 2024 में कराई गई है। तीसरी AI समिट अभी आपने देखा फ्रांस में कराई गई है। और चौथी जो है वो भारत में होने वाली है। चौथी AI समिट जो है वो भारत में होने वाली है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि तीसरी AI एक्शन समिट मोदी जी ने को चेयर की है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ। कौन से प्लेस पे? पेरिस में। और अब अगली जो चौथी AI एक्शन समिट है उसका होस्ट कौन होगा? वो भी इंडिया ही होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं।
सेफर इंटरनेट डे। सेफर इंटरनेट डे हम हर साल फरवरी महीने के दूसरे मंगलवार को, सेकेंड ट्यूसडे ऑफ फेब मंथ, हर साल फरवरी महीने के दूसरे मंगल को हम सेफर इंटरनेट डे सेलिब्रेट करते हैं। इस साल 11 फरवरी को हमने सेफर इंटरनेट डे सेलिब्रेट किया है। और इस साल के सेफ इंटरनेट डे की थीम जो है वो है टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट इस साल की थीम है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इन बिहार स्टेट 50 मेगावाट सोलर प्लांट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन पॉन्ड्स लार्जर देन 5 एकड़। तो बिहार सरकार ने एक निर्णय लिया है कि 5 एकड़ से बड़े तालाबों को, 5 एकड़ से जो बड़े तालाब हैं उन पे 50 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट इस्टेब्लिश किया जाएगा या कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। 5 एकड़ से बड़े तालाबों पे 50 मेगावाट के सोलर प्लांट्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे बिहार राज्य में। ये बिहार सरकार ने निर्णय लिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस अ हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड फॉर जीआई टैग्ड वैरायटी ऑफ राइस। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि भारत जो है वो पहला देश बन गया है जिसने जीआई टैग्ड वैरायटी ऑफ राइस के लिए हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड यानी कि एचएस कोड को लागू कर दिया है। भारत पहला देश बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को याद रखना है कि भारत पहला देश बन गया है जिसने हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड लागू किया है, एचएस कोड, जीआई टैग्ड वैरायटी ऑफ राइस के लिए। जैसा कि आपको पता ही है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम जो होता है वो एक स्टैंडर्डाइज्ड न्यूमेरिकल मेथड होता है जिसके तहत जो ट्रेडेड प्रोडक्ट्स को हम क्लासिफाई करते हैं, जिन प्रोडक्ट्स को हम ट्रेड करते हैं उनको क्लासिफाई कर दिया जाता है। जो ग्लोबली ट्रेड होते हैं वैसे प्रोडक्ट्स को क्लासिफाई करने के लिए एक स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल मेथड यूज किया जाता है जिसको हम एचएस कोड कहते हैं। और इसका पर्पस यही होता है कि हम आसानी से जो है प्रोडक्ट्स को क्लासिफाई कर सकें और आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन से प्रोडक्ट पे हमें टैरिफ, कितनी ड्यूटी, या उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो स्टैटिस्टिक्स हैं उनको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें। इसके लिए हम एचएस कोड का यूज करते हैं। और ये एचएस कोड जो है ये वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, एचएस कोड जो है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में WCO भी कहते हैं। इस बात को याद रखना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द बुक आई एम कंपाइल्ड बाय गोपी चंद पी हिंदुजा। तो एक बुक आई है आई एम, उसे किसने लिखा है? तो गोपी चंद पी हिंदुजा ने लिखा है और उसे रिलीज किया था हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। अभी आपको जैसा कि पता ही होगा हमारे नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं, वो 15वें नंबर के हमारे उपराष्ट्रपति हैं जिनका नाम है राधाकृष्णन, CP राधाकृष्णन। आपको हमें कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताना है कि अभी जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हुआ था इसमें ऑपोजिशन की तरफ से जो कैंडिडेट थे उनका नाम क्या था। ऑपोजिशन की तरफ से जो कैंडिडेट थे, वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बने थे, उनका नाम क्या था। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ व्हाट्सएप गवर्नेंस सर्विस कॉल्ड मैन मित्र। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक व्हाट्सएप सर्विस लॉन्च कर दी है जिसका नाम है मैन मित्र। नेक्स्ट पॉइंट, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट यूनिट। भारत का पहला स्वनिर्मित ऑटोमेटेड बायो वेस्ट ट्रीटमेंट यूनिट जो है वो, जिसका नाम सृजनम रखा गया है, ये एम्स नई दिल्ली में लगाया गया है। और इसे किसने इनॉग्रेट किया है? हमारे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। ये इसका जो भारत का पहला इंडिजिनस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट यूनिट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सृजनम। इसको याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसे लॉन्च किया गया है एम्स नई दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द कंट्रीज फर्स्ट रोड ट्रेन फ्रॉम वॉल्वो ग्रुप वाज फ्लैग्ड ऑफ इन नागपुर। तो वॉल्वो ग्रुप ने देश की पहली रोड ट्रेन शुरू की है और इसे नागपुर से पहली बार चलाया गया है। इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द सेंट्रल सिल्क बोर्ड ऑर्गेनाइज्ड द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सिल्क टेक 2025 एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड ने
एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है जिसका नाम है सिल्क टेक 2025। भारत मंडपम नई दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया है। आपको जैसा कि पता ही होगा सेंट्रल सिल्क बोर्ड कौन सी जगह पे है? सेंट्रल सिल्क बोर्ड का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटका। इस बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड मार्सेरिगस वॉर मेमोरियल साइट इन मार्सिली, फ्रांस टू पे ट्रिब्यूट टू द इंडियन सोल्जर्स मार्टर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इस बात को ध्यान रखना है कि मोदी जी फ्रांस की यात्रा पे गए थे फरवरी के महीने में, और मोदी जी ने मार्सेरिगस वॉर मेमोरियल साइट जो कि मार्सेली में है वहां पे श्रद्धांजलि पेश की है। किसको? हमारे जो भारतीय शहीद जो भारतीय सोल्जर्स थे जो पहले और दूसरे वर्ल्ड वॉर में शहीद हो गए थे, उनको श्रद्धांजलि दी है मोदी जी ने मार्सेली में एक मार्सेरिगस वॉर मेमोरियल साइट है, वहीं पे मोदी जी ने हमारे पहले और दूसरे विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। तो इस बात को ध्यान रखना है। और आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसा कि आपको पता है 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 1939 से 1945 के बीच हुआ था। इस बात को भी याद रखना है, ये स्टैटिक पॉइंट है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच हुआ था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 के बीच हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द NSSO रिपोर्ट फॉर द डिसंबर क्वार्टर इन इंडिया द अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्रॉप टू, जैसे कि आपको 6.4%। सो NSSO आपको पता ही होगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है। इसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिसंबर क्वार्टर की बात कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट के 6.4% पे आ गया था। वुमेन एम्प्लॉयमेंट रेट 8.1% पे ही मेंटेन था, और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR जिसे हम बोलते हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वो बढ़ के 50.4% पे चला गया था। दिसंबर क्वार्टर की ये बात हो रही है, इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। टू ट्रेन 1 लाख यूथ बाय 2025 AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप मॉड्यूल वाज लॉन्च्ड इन इंडिया। AI से रिलेटेड ट्रेनिंग देने के लिए भारत ने एक ट्रेनिंग मॉड्यूल शुरू किया है जिसका नाम है AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप मॉड्यूल। इसके तहत 1 लाख यूथ को 2025 तक AI से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फिनेंस मिनिस्टर लॉन्च द म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME इन मुंबई। हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च कर दिया है MSME के लिए। कहाँ पे लॉन्च किया है? मुंबई में लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं। नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्टार्टेड इन हिमाचल प्रदेश विद द कैपेसिटी ऑफ 1 मेगावाट। सो उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ बन रहा है? हिमाचल प्रदेश में बन रहा है, और इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 1 मेगावाट कैपेसिटी होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द कंट्रीज लार्जेस्ट टेक्सटाइल पार्क कॉस्टिंग 300 करोड़ विल बी बिल्ट इन लखनऊ अंडर द PM मित्र स्कीम। PM मित्र स्कीम के तहत भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क जो कि 300 करोड़ की लागत से बन रहा है, उसे लॉन्च कर दिया गया है, और ये पार्क जो है लखनऊ में बनने जा रहा है। इससे रिलेटेड एक और पॉइंट ये है कि इंडिया का पहला AICT भी लखनऊ में को ही डेवलप किया जा रहा है। भारत का पहला AICT भी लखनऊ ही होगा। इन दोनों पॉइंट्स को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इंडियाज फर्स्ट बायोपॉलीमर प्लांट विल बी एस्टैब्लिश्ड इन लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट बनने जा रहा है। वो 2850 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बन रहा है 2850 करोड़ की लागत से। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 was organized by RBI from Feb 24 to 28. The theme was financial literacy, women empowerment. फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज कराया है। ये 24 से 28 फरवरी के बीच ये फाइनेंशियल लिटरेसी वीक ऑर्गेनाइज कराया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और इस साल की थीम थी फाइनेंशियल लिटरेसी, वुमेन एम्पावरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइफेड पार्टनर्ड विथ मीशो प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट ट्राइबल एंड इंडिजिनस बिजनेस। मीशो जो कि एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, इसके साथ ट्राइफेड ने पार्टनरशिप कर ली है ताकि जो ट्राइबल और इंडिजिनस बिजनेस है उनको फैसिलिटेट किया जा सके। जैसा कि आपको पता है, ट्राइफेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आती है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का ये काम है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं हमारे देश की, वो जो प्रोडक्ट्स बना रही हैं उनको उनके मार्केटिंग को प्रमोट करना, उन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग को प्रमोट करने का काम इसी ऑर्गेनाइजेशन का है, जिसे हम ट्राइफेड कहते हैं। ट्राइफेड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आती है। तो ट्राइफेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने मीशो प्लेटफॉर्म, जो कि एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, उसके साथ पार्टनरशिप की है ताकि ट्राइबल और इंडिजिनस बिजनेस को अच्छे से फैसिलिटेट किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। The Panchayati Raj Ministry released Panchayat Transfer Index with top states as follows: Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Maharashtra, उत्तर प्रदेश। सो जो पंचायती राज मिनिस्ट्री ने पंचायत ट्रांसफर इंडेक्स रिलीज किया है, उसमें पहले स्थान पे कौन सा राज्य है? कर्नाटका है। दूसरे स्थान पे केरला है। तीसरे स्थान पे तमिलनाडु है। चौथे स्थान पे महाराष्ट्र है। पांचवें पे उत्तर प्रदेश है। बिहार की रैंकिंग इस पंचायत ट्रांसफर इंडेक्स में 18वें स्थान पे है, तो इस बात को भी याद रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश became the first state in the country to introduce a dedicated global capability center policy. This will enable the state to access global innovation and collaboration. तो मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य बन गया है जिसने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी लॉन्च कर दी है। और इस पॉलिसी के तहत जो है मध्य प्रदेश अब ग्लोबल इनोवेशन को एक्सेस कर सकता है, यानी विश्व में अलग अलग देशों से वो कोलैबोरेट कर सकता है, उनके इनोवेशन टेक्निक को वो एक्सेस कर सकता है इस पॉलिसी के थ्रू। तो ये पहला स्टेट बन गया है भारत में मध्य प्रदेश जिसने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। रिसर्चर्स एट आईआईटी कानपुर डेवलप्ड अ डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी विद द सपोर्ट ऑफ नबार्ड। नबार्ड के सपोर्ट से आईआईटी कानपुर के रिसर्चर्स ने एक डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप की है। इस टेक्नोलॉजी के तहत जो है हम वेस्ट को रिड्यूस कर सकेंगे और एग्रीकल्चरल ईल्ड को बढ़ा सकेंगे, एग्रीकल्चरल जो हमारी ईल्ड है उसे बढ़ा सकेंगे इको फ्रेंडली वे में इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और इसको आईआईटी कानपुर के रिसर्चर्स ने किसके साथ, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट से मिलकर बनाया है? तो आपको पता होना चाहिए, ये बनाया है नबार्ड के सपोर्ट से मिलके। और नबार्ड के बारे आगे बढ़ने से पहले हम नबार्ड के बारे में भी कुछ चीज़ें जान लें कि नबार्ड कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे फॉर्म हुई थी। तो नबार्ड जो है वो शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे फॉर्म हुई थी। और नबार्ड का जो फॉर्मेशन ईयर है वो है 1982, 1982 में नबार्ड फॉर्म हुई थी शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। नेक्स्ट, The Naksha platform is being piloted by Ministry of Rural Development, Land Resource Department. नक्शा प्लेटफॉर्म जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है लैंड रिसोर्स डिपार्टमेंट। उसने नक्शा प्रोग्राम लॉन्च किया है और इस प्रोग्राम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का ये गोल है कि वो जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको अपडेट करेगा या जो नए लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको क्रिएट करेगा, और जो कि अर्बन एरियाज के लैंड होंगे। और इसके तहत जो है जो एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन, जिनकी भी लैंड ओनरशिप है उनका एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा। सो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के लैंड रिसोर्स डिपार्टमेंट ने ये नक्शा प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसके तहत जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको अपडेट किया जा रहा है ताकि डॉक्यूमेंटेशन एक्यूरेट हो सके लैंड ओनरशिप की। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बिहार वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द सुपोषित पंचायत अभियान अंडर द मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड न्यूट्रिशन 2.0। बिहार की WCD यानी कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने एक अभियान लॉन्च किया है, उसका नाम है सुपोषित पंचायत अभियान, जो कि मिशन सक्षम आंगनवाड़ी
न्यूट्रिशन 2.0 यानी कि मिशन पोषण 2.0 के तहत ही लॉन्च किया गया है। मिशन पोषण 2.0 के तहत ही इसे लॉन्च किया गया है, जिसमें 35 ग्राम पंचायत जो कि माल न्यूट्रिशन के चैलेंज से जूझ रहे हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। हमने फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स को देख लिया है और आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। जितने भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इनको बहुत ध्यान से पढ़िए और 2-3 बार इसे रिवाइज करिए ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए वो आप आसानी से कर सकें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कमेंट करके। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर वीडियोज़। और आप हमसे टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है @eagle eye on SSC। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।